नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। आज वाले वीडियो में हम अपने पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जहां मैंने आपको सिखाया रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाले वीडियो में हम क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और इनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी। तो ये सब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। जो लोग हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं तो वो एक बार पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो उनको चीजें जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर में आज वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज वाले वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है। तो हमारा जो आज मेन टॉपिक रहेगा वो इसी पे फोकस रहेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट होते हैं। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं और उन दो पार्ट्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो दो पार्ट्स रहते हैं उनमें एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है आपका राइट हैंड साइड। ध्यान रहेगा कि आपकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा क्या लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा अभिकारक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? अभिकारक को। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। तो ये बात आपको याद रहेगी कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? आपका रिएक्टेंट रहेगा और राइट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा। उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट हैंड साइड में रहेगा और रिएक्टेंट आपका हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। सपोज करिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कैसे लिखी जाती है। तो रिएक्शन लिखने का तरीका क्या रहता है। जैसे सपोज करिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कार्बन को जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। किसको? कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, तो आपसे कहा जाएगा कार्बन की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन गैस से कराई जाएगी। तो बताइए कंपाउंड क्या बनेगा। सिंपल सी बात उसने कही है। एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर हमको क्या कंपोनेंट प्राप्त होगा या क्या हमारा जो है पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक बात याद रखनी है, आपको इन दोनों एलिमेंट्स की आपको बैलेंसी पता होना चाहिए। अगर आपको बैलेंसी नहीं मालूम है तो आप रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे और लिखेंगे भी तो आप उसमें माइनर सा मिस्टेक कर देंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट की आप बैलेंसी कैसे निकालेंगे, इस चीज पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 का है। क्लास 9 में बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी को आप कैसे निकालेंगे। सपोज करिएगा कि आप बिल्कुल एकदम बिगिनर हैं, आपको नहीं मालूम है कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आपके 118 एलिमेंट हैं उनमें से कम 40 तक के आपको एटॉमिक नंबर जो है वो पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है और उसका एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में कार्बन को जो है इसका सिंबल दिया गया है, तो कार्बन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में C से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? C से। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? 6। ये बात याद रखनी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब बोरबरी ने एक सिद्धांत दिया था, बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। ये किसका फॉर्मूला है? बोरबरी का। तो ये याद रखना है कि आपको कि बोरबरी का फॉर्मूला क्या है। बोरबरी ने क्या फॉर्मूला दिया था? 2n², जहां n क्या होता है? n होता है आपका कक्षकों की संख्या। ठीक है, कक्षकों की संख्या किससे रिप्रेजेंट की जाती है? n से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कि बोरबरी ने फॉर्मूला क्या दिया था? 2n², जहां पे n क्या होता है? आपका कक्षकों की संख्या। और आपको 9th क्लास में बताया भी जाता है कक्षकों को किस नाम से जाना जाता है। कक्षक आपके स्टार्ट होते हैं K, L, M, N, इस टाइप से जो है आपके कक्षक स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपसे कोई बोले कि K कक्षक, तो K कक्षक कौन सा है? आपका फर्स्ट नंबर का। तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। अब K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 × 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। तो K कोर्स में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2। इसी तरीके से L में कितने रहेंगे? नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 8। M में कितने रहेंगे? 18। और N में कितने रहेंगे? 32। ये बात याद रहेगी आपको कि साहब पहले कक्षक में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2।
नंबर ऑफ सेकंड सेल में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 8, थर्ड सेल में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 18। आते हैं आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, आपको क्या याद रखना है कि इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। तो आपसे कोई पूछे एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। उसके बाद कि जेड जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? ई नेगेटिव, यानी कि जितना आपका जेड होगा उतना ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जेड इक्वल्स टू क्या होता है? ई नेगेटिव। जेड है आपका 6, तो ई नेगेटिव आपके कितने हो जाएंगे? 6, यानी कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अकॉर्डिंग टू बोरबरी हम इन सेल्स में इन नंबर्स को फिल करेंगे। तो पहली सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, पहली सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 में से पहली सेल में कितने हो गए? 2। अब हमारे पास बचा कितना है? 4। कितना बचा? 4। तो अब हमारे पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। होने कितने चाहिए थे? 8। हैं कितने हमारे पास? 4। अब हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा लास्ट वाली सेल को क्या करेंगे? फुल करेंगे। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है तो हम उसको फिल करेंगे, और या तो फिर उससे पहली वाली सेल तक ले जाएंगे, या तो उसमें लास्ट सेल फुल होना चाहिए। तो लास्ट सेल फुल कब होगा? जब उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, या सेकंड सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे 4 है, इसीलिए कार्बन जो है वो 2 बैलेंसी शो कराता है। एक तो ये +4 शो कराता है, और यही एक बैलेंसी क्या कराता है? -4। प्लस और माइनस कब होगा? तो जब ये अपनी लास्ट वाली सेल को कंप्लीट करेगा तो इसको क्या चाहिए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो जब ये किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पे क्या आएगा? -4 आ जाएगा। और जब ये अपने लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसी को तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? +4। तो कार्बन की डुअल बैलेंसी शो कराता है, +4 और -4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो आपको चीजें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया सर कि आपकी कार्बन की जो बैलेंसी है वो कितनी है? आपकी प्लस और माइनस का 4। हमेशा एक बात याद रखनी है, प्लस का 4 और माइनस का 4। अब हम कौन सी लेंगे? ये अगला एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट डिसाइड कराएगा। कैसे? ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 8 होता है। तो देखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी को कैसे निकाला जाएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 8। Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। तो Z इक्वल्स टू होता है E नेगेटिव, तो E नेगेटिव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑक्सीजन में? 8। फर्स्ट सेल में हमने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। 8 में से 2 गया, कितने बचे? 6। सेकेंड सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 8। हमारे पास कितने बचे हैं? 6, तो हम इसमें 6 दे देंगे। तो हमारी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब आपको ये देखना है क्या ये हाफ से कम है या ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में कितने होने चाहिए थे? 8, लेकिन हमारे पास 6 है। 6 तो 8 का हाफ कितना होता है? 4। 4 से ये नंबर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 4 से कम होते तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे बैलेंसी किसकी आएगी? माइनस की। ठीक है दोस्तों, अब इसको 6 है, होने चाहिए थे 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन की बैलेंसी आ जाती है -2। तो एक ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है आपकी? -2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इनकी बैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी? -4। कितना हो जाएगी? -4। तो इसकी बैलेंसी -4 और इसकी बैलेंसी कितनी होती है आपकी? +4। कितनी होती है? +4। अब देखिएगा कार्बन और यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी क्या लेंगे हम? प्लस का। क्यों? क्योंकि सेम सिंबल जब होगा, सेम चार्ज जब होता है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट सिंबल होता है, अपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसकी भी संयोजकता माइनस की ले लेते, इसकी भी माइनस की ले लेते, तो ये क्या होता है? एक दूसरे को क्या करता? डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या किया? एक बैलेंसी प्लस की और एक बैलेंसी माइनस की। अब देखिएगा ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? आपके CO2 बना देंगे। क्या बना देंगे? CO2। तो इस तरीके से हमारा जो कंपोनेंट बनकर तैयार हुआ प्रोडक्ट हमारा क्या था? CO2। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमारी रिएक्शन जो है वो लिखी जाएगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई समस्या है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो इक्वेशन को लिखना सीखा है कि सर पहले तो बैलेंसी दोनों की बराबर करनी होगी। अब बैलेंसी दोनों की बराबर हो गई है तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CO2। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला एग्जांपल मैं करा रहा हूं आपको। अगला एग्जांपल है, जैसे अगर कल को मैं आपसे ये कह दूं मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है आपको, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, तो आपका क्या एलिमेंट बनेगा। देखिएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो दो की कितनी हो जाएगी, -4। कितनी हो जाएगी, -4। इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -4। दोनों की वैलेंसी इक्वल करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू कराना पड़ेगा। कितने का इंटू कराना पड़ेगा, 2 का। तो अब देखिए बनेगा क्या, तो इसमें 2 का इंटू कराएंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +4, तो इधर हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिएगा, या आप ये कह सकते हो 2 का इंटू कराया तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 करा देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा Mg और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, MgO बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे क्या ये बैलेंसी इक्वल है या नहीं, क्या ये कंपोनेंट जो हमारा बना है क्या ये सही है। तो इसको अब आपको क्या करना होता है कि हमने जब इक्वेशन बना दी है तो हमको ये चेक करना होता है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। ये आपका अगला टॉपिक रहता है। हमने अभी तक इक्वेशन को लिखना सीखा, इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन को लिखना हमने सीख लिया, बैलेंस कैसे किया जाता है वो देखिएगा। किसी भी इक्वेशन को बनाने मात्र से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो इक्वेशन सॉल्व सही है, आपको उसको बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिएगा बैलेंस करने का क्या तरीका रहता है कि मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं। ये वाला क्या रहेगा आपका अभिकारक रहता है, ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, ये वाला पार्ट आपका उत्पाद रहेगा। तो 2 पार्ट हो गए। अब देखिएगा आपको क्या करना, 4 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ अभिकारक लिखेंगे, ठीक है, संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, उसका संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अभिकारक में आपके एलिमेंट क्या क्या है वो लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट क्या क्या है, एक तो Mg है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। Mg मतलब मैग्नीशियम है तो Mg हमने सिंबल लिया, और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल लिया। Mg यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कितना, 1, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया तो Mg कितना है आपका, 1 है। ऑक्सीजन के नंबर दिया गया है तो कितना है, ऑक्सीजन 2 है। आते हैं किसमें, उत्पाद में। उत्पाद में हमारा Mg है और O है, तो Mg और O। Mg कितना है हमारा, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखिए क्या ये दोनों बैलेंस है, हमने देखा Mg हमारा 1 है, उत्पाद में भी Mg हमारा 1 है, ये तो सही है, दोनों बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन हमारा अभिकारक में कितना है, 2, और उत्पाद में कितना है, 1, क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का इंटू करा के इसको बैलेंस कराएंगे तो ये हो जाएगा 2। जब हमने यहाँ पे 2 का इंटू कराया तो यहाँ पे भी हमको कितने का इंटू कराना पड़ेगा, 2 का। लेकिन अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये जो हमने 2 का इंटू कराया ये Mg में भी 2 का इंटू होके ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा Mg कितना हो गया, 2 गया। अब हमने इधर देखा Mg हमारा अभिकारक में 1 था, इधर हमारा उत्पाद में 2 है, तो इसको भी 2 कराएंगे तो इसमें हमको 2 का इंटू कराना पड़ेगा। तो Mg में 2 का इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2Mg। इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने पहले इक्वेशन को बनाना सीखा, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। इक्वेशन बनाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए। यहाँ तक मैंने जो आपको बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, आपको वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस, आपको वो इक्वेशन जो है वो पहले उसको लिखेंगे आप, और फिर उसको जो है आप बैलेंस कराएंगे। उसके बाद जो है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आपकी अगली इक्वेशन क्या रहेगी, जो मुझे आप इसको आप एज ए होमवर्क आप जो है इसको करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को आप लिखेंगे कैसे, ये आप आज अपने आप से ट्राई करेंगे कि आपका एक पदार्थ है आपका H2SO4 और इसकी रिएक्शन करानी है Cu से, और आपको बताना है कि बनेगा क्या। मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है आपकी, हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है +1, SO4 की ज्वाइंट बैलेंसी होती है आपकी -2। निकाल के देखेंगे आप SO4 की बैलेंसी -2 क्यों आई, ये भी आप चेक करेंगे खुद से। उसके बाद कॉपर की बैलेंसी होती है आपकी +2। इतना मैं आपको हिंट किए देता हूं, और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे आपका आंसर आ जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। अगर नहीं होता है तो कल मैं इसी रिएक्शन के साथ जो है वीडियो को शुरू करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो क्लास 10th में हैं अभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।